नमस्कार। केंद्रीय आम बजट आज जो पेश हुआ है उसको लेकर के भिवानी से वरिष्ठ कर अधिवक्ता हैं गोपाल कृष्ण पोपली जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो वर्ष 2022 का आम बजट जो पेश हुआ है, इसको केंद्रीय वित्त मंत्री ने अमृतकाल बजट कहा है। इसको लेकर के क्या क्या किस किस को क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, किस वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा, किस में कटौती की गई है। ख़ास तौर पर यदि हम राजनेताओं की बात करें, पक्ष की हो विपक्ष की हो, वो किसी न किसी रूप में अपने तथ्य पेश करते रहते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ कर अधिवक्ता के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तविकता में कितने सत्र का, कितने लेवल का और ये कितने पैमाने पर खरा उतरेगा ये आम बजट। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए ना उसको ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट रहता है या ओवरऑल उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये हमें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि जो ये बजट है, ये बजट हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ ये ऐसे बहुत से विषय हैं जिसमें डिफेंस का कह लें, एजुकेशन का कह लें, यानी कि हमारे से जुड़ी हुई जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको ये टच करता है जी। तो जब उसको टच करता है तो हमें उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखना पड़ता है कि जो बजट आया वो किस किस स्फीयर में, किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में कैसा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं, निर्मला सीतारमण जी ने, इनका ये चौथा बजट है जी। तो उस नाते से अनुभव इनको हो गया। और अनुभव होने के साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे लगी इस पूरे बजट में वो ये है कि इन्होंने लगभग हर क्षेत्र को खुश करने की कोशिश की है, सिवाय एक आध को छोड़ के। उनके पीछे उनकी क्या मंशा रही है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैं देखूं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो उसके हर फील्ड को अफेक्ट करती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इस बजट में बहुत कुछ है जी। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो इंट्रोड्यूस किया जाना है उसके नाते से हमें क्या होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खड़ी करनी पड़ेंगी, जिसमें उसके पार्ट्स के बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, उसके चिप्स बनाने की इंडस्ट्री है, उसके और पार्ट्स बनाने की इंडस्ट्री है, बैटरी है, जैसे उससे मेन कंपोनेंट जैसे उसका बैटरी होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो लोग क्योंकि प्रमोट करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की वजह से जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो, तो उसको क्योंकि उनको बूस्ट देना है, तो ये वेलकम स्टेप है। एक दूसरी बात आप आएँ तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग करें। अगर इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ाना है तो हमारे पास रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है और रोड्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बजट में बहुत सारा फंड जो है रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने दिया और ये उनकी लेगेसी है, क्योंकि पिछले 8-10 साल से जब से मोदी जी आए हैं हमने देखा है कि रोड्स पे बहुत अच्छा ध्यान गडकरी जी के माध्यम से होता रहा है और बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है। उसको और बूस्ट देना ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। तीसरा, आज ये आप सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें, जो हमारा डिफेंस का बजट है, डिफेंस के बजट को उन्होंने बढ़ाया और डिफेंस के बजट में खर्चे को नहीं बढ़ाया उन्होंने, उसके लिए जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ग्रोथ है उसका प्रयास उन्होंने किया है इसमें कि भाई हम लोग डिफेंस को लेके अरबों खरबों रुपए का जो हमारा साजो सामान है वो बाहर से मंगाते हैं, लेकिन वो मेक इंडिया के तहत हिंदुस्तान में बने, भारत में बने, इसके प्रयास के लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ की बात की है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि डिजिटल एज है ये, तो डिजिटल एज की वजह से डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को बनाना, 300 के करीब कॉलेजेस को बनाना बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, उसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एजुकेशन मिले हर एक को, हर एक तक पहुंच पाए, उसके लिए वैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हों, इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। शायद उसको लेके मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है या मिडिल एजुकेशन या हायर एजुकेशन है उसमें शायद अभी पूरा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तो बात की, लेकिन डिजिटल के लिए भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद अभी नहीं, मुझे लगता है उसके लिए
उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रोवाइड किया है। तो ये वित्त मंत्री ने कहा है 25 साल की बुनियाद रखेगा ये आम बजट। जी जी, देखिए ये 25 साल वाली बात तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा विज़न है उनका। ये पंचवर्षीय योजनाएं हमारी नेहरू जी के समय से चलती आ रही हैं। 5 साल की एक योजना बना करती थी, फिर एनुअल बजट में भी उसका जिक्र होता था, पर कितना हम लोग कर पाए ये देखने वाली बात है। ओवर एम्बिशियस होना तो अच्छी बात है, उनकी महत्वाकांक्षा है, चलो अच्छा है। उसके लिए अगर वो एक पाथ सेटल कर देते कि हम पहले कुछ सालों में ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, यानी कि रोड मैप जो देना चाहिए था वो भी नहीं है, शब्द है। चलिए 400 नई ट्रेनों की सौगात की भी बात कही गई है। हाँ, वंदे भारत ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, तो हाँ उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। देखिए अगर 400 ट्रेन बनती हैं तो वो जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स एसेसरीज उसमें लगते हैं, और वो हमारे देखिए उसमें मेटल भी लगेगा, उसमें रबड़ भी लगेगा, प्लास्टिक भी लगेगा, और उसके साथ साथ अगर लाइनें हैं जो उसके लिए बिछाई जाएंगी तो एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अगर उसके लिए उन्होंने जैसे फंड्स दिए हैं और वो गति पकड़ लेता है तो ये वेलकम स्टेप है। 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई है सर। आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि रोज़गार जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो जाए, या सेल्फ जो बिजनेसेस हो जाए वो डेवलप हो जाए, जिसमें स्टार्टअप्स हैं और हैं। स्टार्टअप्स का पिछले 5-6 साल से वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, पर वो ग्रोथ नहीं हो पाई। मैं तो बल्कि पीछे 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि मैं पर्टिकुलर हरियाणा की बात करूँ तो वो 3-4 नंबर पे है बेरोज़गारी में। रोड मैप मैंने कहा ना वो बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फैसिलिटीज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़गार पैदा कैसे होंगे वो मैंने आपको बताया कि या तो आदमी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ दे, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करे, और उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं और लोगों को खुद रोज़गार वो कर पाएँ, ऐसी कोई योजना अगर आ जाती तो और अच्छा। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी बात कही गई है सर। नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए अब है भी डिजिटल एज, और मोदी जी स्वयं क्योंकि डिजिटल उसके लिए बड़े हामी हैं और उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और डिजिटल हो सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि आप देखिए आईटी सेक्टर में भारत टॉप पे, और उसका कारण यही रहा कि पिछली सरकारों ने उस डिजिटल एज में आने के लिए बड़ी मेहनत की, IITs बनी, और उसके साथ साथ फिर MNCs को इनवाइट किया गया, और उसके साथ साथ फिर वो सारी उन्होंने की। नोटबंदी के टाइम डिजिटल करेंसी वाली जो डिजिटल लेन देन हुआ, अच्छा स्टेप पर वो हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि उसके लिए जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी लेवल से बच्चा पढ़ के आगे आए, तभी तो वो कोई IT की और उसकी नॉलेज ले पाएगा। वो वहाँ हम अभी लैग कर रहे हैं, कमी है। पासपोर्ट वगैरह चिपनुमा जारी करने की भी बात कही गई है। हाँ, ये तो ऐसा है, प्रोसीजर है, ठीक है ना जी। पेपर पासपोर्ट होता है, पेपर पासपोर्ट के बाद ही पासपोर्ट हो जाएगा, उसमें चिप लग जाएगा, तो ठीक है, वेलकम स्टेप है। कुछ कंट्रीज़ ने किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ तो भी नहीं कर पाई, कुछ ने किया है। तो आप ये देखिए ना कि चिप टेक्नोलॉजी पे हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बनना शुरू हो गया, और पैन कार्ड भी बनना शुरू हो गया, तो ये कोई बात नहीं है, पर अच्छी है, हो सकता है। उसमें क्या है कि फोर्जरी के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ठीक है। RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा सर जी, इसको लेकर के भी किस प्रकार का? इसमें मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो पुराने बैंक हैं उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि डिजिटल करेंसी अगर आती है 2 तरह की, एक क्रिप्टो करेंसी आती है, एक डिजिटल करेंसी आती है। डिजिटल करेंसी में तो क्या है कि मेरी ट्रांजैक्शन डिजिटल RBI उसको इशू करेगा और वो चलेगा। तो जो हमारे पहले से जो बैंक चल रहे हैं, जो हार्ड करेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं, पेपर करेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं, उनके लेन देन पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं डिजिटल करेंसी वाली को, या RBI उनको परमिशन देता है, तो हो सकता है उनके बिजनेस पे फ़र्क ना पड़े, नहीं तो ये फ़र्क पड़ने वाला है। टैक्स स्लैब में भी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया सर। ना, ये मिडिल क्लास के लिए निराशा की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद हम कर रहे थे। कोविड काल के पिछले 2 साल हमारे जो गुजरे हैं, और उसमें जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना काफ़ी कठिन हो गया, और कठिन होने की वजह से हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें छूट मिलेगी, और छूट के लिए भी 2-4 चीज़ें थी। बेसिक एग्जम्पशन तो ठीक है, 5 लाख तक है, हाँ उसमें एक राइडर है कि 5 लाख से अगर रुपये इनकम है तो 2.5 या 3 लाख से आपको टैक्स लगता है। लेकिन फिर भी जैसे
हाउस बिल्डिंग लोन का इंटरेस्ट था, या एक सेक्शन 80C में हम लोग टैक्स रिबेट हमें मिलती है और 1.5 लाख तक की उसमें छूट होती है। उसमें हम बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे कि वो 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए थी, और वो होनी चाहिए। कारण ये है कि पिछले 2 साल में महंगाई जिस रेट से बढ़ी है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो बढ़ी है, अगर उस बात पे भी करें तो भी 2.5 लाख और 3 लाख की जो लिमिट है वो होनी चाहिए। हाँ, ये मतलब निराशाजनक बात है मिडिल क्लास के लिए खास तौर से। कृषि क्षेत्र की यदि बात करें सर, वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने बताया ना कि लक्ष्य तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन फील्ड में जाके कितना एक काम कर पाते हैं, वो योजना का लाभ कितना एक वो कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोग उठा पाते हैं, उन पर निर्भर करेगा। स्कीम अच्छी है, लेकिन उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, आखिरी किसान तक पहुँचे, और उसके लिए जो बीच के लोग हैं वो काम करें ढंग से, तो ठीक है। यदि विपक्ष की बात करें सर, सब्सिडी काटने का आरोप है, सब्सिडी काटी गई है और गरीबों पर मार कहा गया है कुल मिलाकर के। मनरेगा की बात करें या उर्वरक सहायता केंद्र की बात करें, ये काफ़ी करोड़ों में जो सहायता मिलती थी वो काटी गई इस बार। देखिए, 2 तरह के रिजीम होते हैं। एक रिजीम होता है जो सब्सिडी बेस्ड होता है, हाँ, वो उन लोगों के लिए और उन कंट्रीज़ के लिए होता है जो बहुत गरीब देश होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ऐसा व्यक्ति समाज का जिसके पास साधन नहीं है, उसको निसंदेह सब्सिडी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सब्सिडी आई कहाँ से, वो टैक्सेस से आ सकती है, और कोई साधन गवर्नमेंट के पास है नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट में मान लीजिए जैसे अभी एयर इंडिया क्या किया, या किसी और का भी करते हैं, उससे कितना एक पैसा आ सकता है, लमसम एक बार पैसा आ जाता है, लेकिन उसके सारे से अब रेगुलर सब्सिडी नहीं दे सकते, रेगुलर लाभ नहीं पहुंचा सकते। तो सरकार को ये देखना है कि वो वर्ग जिसके पास साधन नहीं है, उस साधन को पहुंचाने के लिए उसको अगर सब्सिडी देनी हो तो ज़रूर देनी चाहिए। जहाँ तक कृषि की सब्सिडी की बात है, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि अगर कृषि में सब्सिडी ख़त्म की जाती है तो वो गलत है। उसका कारण क्या है कि किसान अभी भी जो सिंचाई के साधन हैं उसके लिए प्रकृति पे निर्भर है, क्योंकि हम लोग जब पीने का पानी नहीं दे पा रहे तो खेत का पानी कहाँ तक दे पाते हैं। हाँ, वो पानी को स्टोर करके अगर हम पानी की ज़रूरत पूरी कर सकें, उर्वरक जो हमें देने हैं, पेस्टिसाइड्स जो देने हैं, अगर वो हम दे पाते हैं, किसान को उसका लाभ अगर मिल पाता है तो सब्सिडी देनी चाहिए। अगर सिर्फ इसलिए काटी गई है कि खर्चा कम किया जाए तो गलत है। मजदूर वर्ग की यदि बात करें सर, मनरेगा में भी करीब 25 करोड़ की 1000 करोड़ की कटौती की गई है। मजदूर वर्ग की बात करें तो जी, मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर साधन विहीन वर्ग को वो सब्सिडी दी जा रही थी, उसमें कटौती की है, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन कारण फिर वही है कि जुड़ा ही है कि वो पैसा आए कहाँ से। पैसा आपके और हमारी जेब से, टैक्स से आना है। टैक्स की जो कलेक्शन है, अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी की तो इम्प्रूवमेंट ठीक है, जीएसटी में तो आ रहा है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा जो बजट जब बनाया जाएगा तो बजट बनाते हुए कि कौन सी गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन से वर्ग को मुझे लाभ पहुंचाना है और कहाँ थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ, तो बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो उस बैलेंसिंग एक्ट के लिए कहीं कम की है तो ठीक है। अब पीएलआई में 60 लाख रोजगार देने की जो बात कही गई है सर, 7 साल पहले मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने का वादा किया था। अब 60 लाख पर आ गए हैं। पहले वाला 2 करोड़ का काम अभी तक तो पूरा हुआ ही नहीं, उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? मैंने जैसे आपको कहा ना कि कोई भी योजना बनाना कागज़ पे बहुत अच्छी बात है और अच्छी लगती भी है, लेकिन धरातल पे वो उस योजना का लाभ कहाँ पहुँच सकता है, उस योजना का क्रियान्वयन कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं, ये हम सब पे निर्भर करता है। खाली समाज पे भी नहीं करता, समाज के साथ जुड़े हुए सरकार पे भी नहीं करता, समाज के लोगों पे भी करता है। यानी कि वो स्कीम है उसका मिसयूज़ ना हो, वहाँ तक पहुँचने वाले तक वो सही चीज़ योजना के अनुसार पहुँचे तो हो पाता है। बाकी आंकड़ों का खेल है, तो इसके बारे में कुछ नहीं। किसानों का लंबा आंदोलन चला है सर, इसको हम ये कह सकते हैं, एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का लंबा आंदोलन चला। एमएसपी की गारंटी को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई इस आम बजट में, जबकि किसानों को कहा गया था इसको लेकर के। अब धैर्य किस प्रकार का रहेगा किसानों का, या किस आश्वासन पर वो टिके रहेंगे?
ये तो किसान बता पाएंगे। मैं तो आम आदमी की तरह से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर कोई वायदा किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। ये लंबा आंदोलन चला है सर इस बार, और ये वित्त मंत्री की तरफ से अब की बार जो कहा गया है उर्वरा क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जितनी भी हटके जो खेती करने की जो बात की गई है, तो उसको धरातल पर कैसे लगता है कि जब तक बजट काटा जा रहा है, सब्सिडी काटी जा रही है, लेकिन अलग से कोई नारा दे देना, वो धरातल पर लगता है सर? मैंने कहना जी ये कुछ शब्दों और आंकड़ों के खेल है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह की जो बात है, हाँ, मैं सरकार की अगर ऑर्गेनिक खेती है तो फिर पेस्टिसाइड उसका तो प्रयोग कम होगा, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को अपनी नीयत और दृष्टि स्पष्ट रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि जहाँ तक MSP की बात है या किसानों की लड़ाई की बात है, हाँ किसानों ने बहुत दुख झेला और खैर लड़ाई जीती भी वो, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग का उसके साथ रहा। अगर राजनीतिक नारों की बात छोड़ दें तो उसने हमारे पूरे जो मानसिक चेतना है उसको भी अफेक्ट किया। लेकिन फिर भी चलिए, मैं तो इतना मानूंगा कि सरकार अपना दृष्टिकोण साफ रखे, स्पष्ट रखे और सही नीयत से काम करे तो किसान ही नहीं, प्रत्येक वर्ग का, जैसे जॉबलेस लोग हैं उनके लिए भी, बेरोजगार लोगों के लिए भी उनको काम करना है, गरीब लोगों के लिए भी काम करना है, और उसके साथ साथ बाकी के जो क्षेत्र है, शिक्षा का है और ये इसके लिए भी काम करना है। तो नीयत से काम करना चाहिए। ऑल ओवर यदि बजट की बात करें सर, इस ऑल ओवर बजट को किसके प्रति हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लाभ इस वर्ग को मिलेगा, या इसका एक निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? क्योंकि राजनेताओं की बात करें तो विपक्ष वाले अपनी बात रखते हैं, विपक्ष वाले अपनी बात रखते हैं। आम आदमी समझ नहीं पाता कि ये जो आम बजट है, केंद्रीय आम बजट है, आम आदमी का भला कैसे होगा, कौन सी योजना से होगा, किस क्षेत्र में होगा। आप एक वरिष्ठ कर अधिवक्ता हैं और बेबाक और बिना लाग लपेट के आप बता सकते हैं, यही हम लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, बजट को जहाँ तक मैंने स्टडी किया है जी, मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। नई इंडस्ट्रीज जिसमें डिजिटल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस पे जोर दिया गया। यानी सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ये बजट है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या है कि एक तो रोज़गार की जैसे बात है वो बिल्कुल सीधी सीधे इससे जुड़ी है। मटेरियल कंजम्पशन की बात है वो इससे जुड़ी है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ती है जब कंजम्पशन होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से आपका विकास बढ़ता है, आपकी चीज़ें सस्ती होती हैं, रोड्स अच्छी हैं तो आपका सामान कम टाइम में और कम पैसे में पहुंचता है, चाहे वो रॉ मटेरियल है और चाहे फिनिश गुड्स हैं, तो उससे आपकी कॉस्टिंग कम आती है। तो उस दृष्टि से जो ओवरऑल मुझे ये बजट लगा वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को क्योंकि बढ़ावा दे रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ के फेवर में बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ मैंने जो आपको बताया कि रोज़गार और ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, उस दृष्टि से तो ये ठीक है। बेसिक रिलीफ की अगर मैं बात करूं तो बेसिक रिलीफ में जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मिडिल क्लास वाले तो ज़रूर इससे निराश होंगे। और इसके साथ साथ एक और बात जो मुझे लगती है, जो मैं अभी बजट को पढ़ रहा था, कि इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी स्टील पे कम करने की या ख़त्म करने की बात की है। उससे हमारे स्टील सेक्टर को नुकसान हो सकता है, ये मुझे अपरेंटली लग रहा है, क्योंकि हमारा स्टील जो है वो मैक्सिमम हम लोग इंपोर्ट करते हैं और लोकल इंडस्ट्री हमारी डेवलप नहीं हो पाई। भाई जिंदल है, वेदांता है, ये 2-4 इंडस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उनका भी स्टिफ कंपटीशन है, क्योंकि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का स्टील लेकिन कम रेट पे बाकी के कंट्रीज़ हमारे यहाँ डाल रहे हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता उनको एंटी डंपिंग ड्यूटी ख़त्म करनी चाहिए थी। वो अगर करते हैं तो हमारे स्टील सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और स्टील सेक्टर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ती है, मेटल कोई भी है, वो एल्युमिनियम है, चाहे स्टील है। तो उस नाते से ये जो स्टेप है ये मुझे मतलब कम अच्छा लगा। लेकिन बात वही है जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे जोर है और उसकी वजह से रोज़गार भी बढ़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने से रोज़गार बढ़ सकता है, चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, तो आपका विकास हो सकता है। अमृतकाल बजट जो नाम दिया गया है सर, ये कितना सार्थक है?
मैंने आपको बताया शब्दों के हेर-फेर में मैं नहीं जाना चाहूँगा। शब्द आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी नीयत और काम करने की इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। इस आम बजट को इच्छा शक्ति और नियत पर कितना, अगर मार्क्स की बात करें तो कितना संख्या के रूप में कितना हम एक नंबर दे सकते हैं इस बजट को लेकर के? जी देखिए, मोदी सरकार की एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी काम किया है पूरे विश्वास से किया है। अगर हम लोग डिमोनेटाइजेशन की बात करें, हम लोग बहुत सारे, मैं एक का क्यों ना लूँ, पिछले 6 साल 8-10 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो भी काम किया है उसको पूरे ज़ोर से किया है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर 10 नंबर में से मैं देना चाहूँ इच्छा शक्ति के हिसाब से, तो मैं 7 नंबर इनको दे सकता हूँ। 7 नंबर दे सकते हैं। 7 तो मेरिट में आता है सर? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि इसके इन लोगों ने जो लोग जोड़ रखे हैं अपने साथ, मैं गडकरी जी की बात करूँ, रमन जी, सीतारमन जी की बात करूँ, मतलब चाहे डिफेंस प्रोडक्शन में राजनाथ सिंह जी की बात करूँ, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बिल्कुल दिल से काम करते हैं, साफ नीयत से काम करते हैं। और उसी की वजह ये है कि आज राष्ट्र जो है एक स्वाभिमान के नाते से मैं देखूँ तो बहुत ऊँचे नंबर पे है, और इन लोगों की इच्छा शक्ति भी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज तक कोई, बाकी विपक्षी दलों की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कोई करप्शन का केस या सुस्ती का या आलसी का इन पे आज से कोई नहीं लगे। जी शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कर अधिवक्ता गोपाल कृष्ण पोपले जी। हमने आपको आम बजट को लेकर के इनकी राय आपके सामने लाइव हाजिर करवाई। इसी विषय को लेकर के हम ये जानना चाहते थे, इनके जहन को टटोलने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर आम बजट में है क्या। जैसा कि अमृतकाल बजट नाम दिया गया है, ये 10 में से 7 नंबर इस आम बजट को दे रहे हैं। इनका सर आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।